हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे और बायोलॉजी में हम लोगों ने सेल पढ़ना स्टार्ट किया था। आइए जहाँ से पढ़े थे उससे हम लोग आगे पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। सेल यानी कि कोशिका। कोशिका, सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिका। सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। जिसमें सेल का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ सेल किसे कहते हैं? साइटोलॉजी को कहते हैं। यानी कि सेल का अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। देखिए, सेल को दो भागों में बांटा गया। जब माइक्रो इलेक्ट्रॉन से सेल को देखा गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब सेल को देखा गया तो सेल को दो भागों में बांटा गया, ठीक ना। एक था सेल मेम्ब्रेन, और एक था प्रोटोप्लाज्म, यानी कि प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में कहते हैं जीव द्रव और सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली क्या होता है ना कि कोशिका के ऊपर वाले जो आवरण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। जैसे ये क्या हो गया सेल, तो ये वाला इसे क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली कहेंगे, ठीक। अभी देखिए कोशिका झिल्ली किसे कहेंगे, जीव द्रव किसे कहेंगे, ये सब हम आप लोग को बताएंगे, ठीक। जीव द्रव को भी दो पार्ट में बांटा गया। जीव द्रव को भी दो पार्ट में बांटा गया, साइटोप्लाज्म और केंद्रक, यानी कि कोशिका द्रव और केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। केंद्रक को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस और कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं, कोशिका द्रव को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। यानी कि सेल को हम लोग दो भागों में बांटे, सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म को दो भाग में बांटे, कोशिका द्रव और केंद्रक। ये कोशिका द्रव को भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं, ऑर्गेनॉइड्स और मेटाप्लास्ट। ऑर्गेनॉइड्स और मेटाप्लास्ट। ऑर्गेनॉइड्स किसे कहेंगे? यानी कि जो सजीव हो, यानी कि जो वृद्धि कर सके उसे क्या कहेंगे? ऑर्गेनॉइड्स। जो निर्जीव हो, जो वृद्धि न कर सके, वृद्धि नहीं कर सकते, यानी कि जो सांस ले सके, यानी कि श्वसन कर सके, श्वसन करेगा वो क्या कहलाएगा? ऑर्गेनॉइड्स। और मेटाप्लास्ट जो श्वसन नहीं करेगा उसे क्या कहेंगे? मेटाप्लास्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? मेटाप्लास्ट कहेंगे, ठीक ना। अब आइए एक एक करके हम सबको समझते हैं। एक एक करके क्या करते हैं हम लोग? सबको समझते हैं। पहले हम लोग सेल मेम्ब्रेन को स्पेशल समझेंगे। क्या करेंगे? सेल मेम्ब्रेन को स्पेशल समझेंगे, ठीक। देखिए, जीव द्रव किसे कहेंगे? तो जीव द्रव, आइए आप सेल मेम्ब्रेन से ही स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग समझते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन को हिंदी में कहते हैं कोशिका झिल्ली। देखिए, ये क्या है? सेल है। सेल के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली।
सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, ये जो कोशिका के बाहरी आवरण पाया जाता है ना, बाहर का आवरण पाया जाता है, इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये ऐसा नहीं है एनिमल सेल में केवल कोशिका के बाहरी झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, लेकिन जैसे प्लांट सेल को देखा जाएगा ना, तो उसके बाहरी आवरण को क्या कहेंगे? सेल वॉल कहेंगे। क्या कहेंगे? सेल वॉल कहेंगे, ठीक ना। लेकिन अभी ये जो सेल हम लोग देख रहे हैं, ये सेल क्या किसका देख रहे हैं? एनिमल का। क्या देख रहे हैं? एनिमल का सेल को देख रहे हैं। जैसे हम आप लोग को बताया था कि सेल को दो भागों में बांटा जाता है, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में जिसका केंद्रक का विकास नहीं होता है, और यूकैरियोटिक में क्या होता है? केंद्रक का विकास होता है। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं? दो भाग में बांटते हैं। एक यूकैरियोटिक में कितने भाग में बांटते हैं? दो भाग में, एक प्लांट का सेल और एक एनिमल सेल। एनिमल सेल को भी हम लोग देखें या प्लांट के सेल में ज्यादा का अंतर नहीं पाया जाता है। जब देखा गया तो सेल को दो भाग में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया? सेल को दो भाग में बांटा गया, कोशिका झिल्ली और जीवद्रव। जीवद्रव को दो भाग में बांटा गया, कोशिका द्रव और केंद्रक के बीच में। और ये जो कोशिका द्रव को भी दो भाग में बांटा गया, ऑर्गेनोइड्स और मेटाप्लास्ट। अब हम लोग ऑर्गेनोइड्स को पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं? ऑर्गेनोइड्स को पढ़ रहे हैं, ठीक ना। क्योंकि ऑर्गेनोइड्स के अंदर बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक ना। तो ये जो सेल के बाहरी आवरण है ना, जो एनिमल सेल है, उसके बाहरी आवरण क्या पाया जाता है? जो पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये कोशिका झिल्ली का मोटाई अगर बात करें ना, तो 75 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? 75 एंगस्ट्रॉम होता है। कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें, और सेल मेम्ब्रेन की मोटाई की अगर हम बात करें, तो ये कितना होता है? 75 एंगस्ट्रॉम होता है। अब बात होता है कि कोशिका झिल्ली बना क्या चीज का होता है? तो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, यानी कि वसा और प्रोटीन का बना होता है। क्या होता है? लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? लिपोप्रोटीन कहते हैं। लिपिड प्लस प्रोटीन का बना होता है, इसीलिए किसे क्या कहते हैं? लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपोप्रोटीन कहते हैं। ये जो कोशिका है ना, ये जो कोशिका है, इसके बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं, और यानी कि कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये कोशिका झिल्ली का मोटाई कितना होता है? तो 75 एंगस्ट्रॉम होता है। ये बना किसका रहता है? तो लिपोप्रोटीन का बना होता है। और ये जो कोशिका झिल्ली होता है ना, ये सेमी परमेबल होता है, यानी कि अर्ध परागमय होता है। क्या होता है? अर्ध परागमय होता है, यानी कि सेमी परमेबल होता है। सेमी परमेबल यानी कि अर्ध परागमय। आप लोगों को नहीं समझ में? देखिए, आप लोग चन्ना देखे हैं या किशमिश? उसको हम लोग क्या करते हैं? पानी में डालते हैं तो वो क्या हो जाता है? फूल जाता है। क्या हो जाता है? फूल जाता है। यानी कि पानी वो क्या होता है? अंदर जाता है। क्या हो जाता है? पानी उसके अंदर जाता है। या किशमिश देखे है ना, वो क्या हो जाता है? पानी में डालिएगा या दूध में डालिएगा तो क्या हो जाता है? फूल जाता है। वो फूला क्यों? क्योंकि उसका जो छिलका यह है ना, जिसको ऊपर वाला आवरण है ना, अगर हम किशमिश को क्या मान ले रहे हैं कि वो किशमिश क्या है? मेरा सेल है। ऊपर वाला, वो जो ऊपर वाला है ना, वो क्या है? मेरा सेल मेम्ब्रेन है। क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। तो आखिरकार हम लोग किशमिश को जब पानी में डालते हैं या दूध में डालते हैं तो फूल जाता है। क्यों फूल जाता है? क्योंकि उसके जो ऊपर वाला आवरण है ना, उससे क्या हो जाता है? पानी पास करके चला जाता है अंदर। अंदर जाने की वजह से वो क्या करता है? फूल जाता है। तो जो सेमी परमेबल होते हैं ना, वो क्या करते हैं? पदार्थ को अंदर आने देते हैं और पदार्थ को क्या करते हैं? बाहर जाने देते हैं। तो ये कोशिका झिल्ली क्या होता है? सेमी परमेबल होता है, अर्ध परागमय होता है। क्या होता है? अर्ध परागमय होता है। और ये क्या करता है? इससे पदार्थ आवागमन करते हैं। पदार्थ क्या करते हैं? अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सभी पदार्थों को अब आने देगा और जाने देगा। कोशिका झिल्ली में यही एक खास बात है। सबसे खास बात अगर हम कहें तो यही है। क्या है? कि ये अर्ध परागमय होता है, और ये जो कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, और ये कोशिकांग पाए जाते हैं और
पाए जाते हैं। और इस कोशिकांग को बचाने के लिए क्या करने के लिए, इस कोशिकांग को बचाने के लिए हमें इसमें जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म होता है। क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। अब ये प्रोटोप्लाज्म होता है ना, लेकिन न्यूक्लियस को और इसको केंद्रक के द्रव को मिला क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यानी कि केंद्रक को हटा दें तो पूरा इसके अंदर जो भी चीज भरा है उसे क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। लेकिन जब केंद्रक को डाल देंगे ना तो ये प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाता है? दो भाग में बंट जाता है, कोशिका द्रव और केंद्रक। यानी कि केंद्रक में भी ऐसा नहीं है कि द्रव नहीं है, केंद्रक में भी द्रव पाया जाता है, जिसे कहते हैं केंद्रक द्रव। और केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव को मिलाकर क्या चीज का निर्माण होता है? प्रोटोप्लाज्म का निर्माण होता है। तो ये जो सेल है इसके अंदर ये क्या है? द्रव भरा हुआ है और इसके अंदर तमाम ये कोशिकांग है। क्या है? कोशिकांग है। ये जीव द्रव भरने का, यानी कि कोशिका द्रव भरने का कारण है कि ये क्या करेगा? आपस में कोई कोशिकांग टकराएगा नहीं, आपस में कोई कोशिकांग टकराएगा नहीं। देखिएगा, अगर आप एक बैग ले लीजिए और बैग में मान लीजिए कि लोटा, गिलास, थरिया ये सब डाल लीजिए और उसको लेके जाइए, ऐसे दौड़िए तो आवाज करेगा। लेकिन उसमें कुछ कुछ डाल के, जैसे चिमकी डाल लीजिए, कागज डाल लीजिए और कागज डाल के उसके बाद क्या कीजिए? रखिए, तो आवाज करेगा? नहीं करेगा। तो ये जो कोशिकांग है, कोशिका द्रव है ना, ये हमारे कोशिकांग को बचाता है, टकराने से क्या करता है? बचाता है। हमारे शरीर में एक कोशिकांग पाया जाता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। अगर वो टकरा के फट जाएगा तो पूरा का पूरा हमारे शरीर को ही नष्ट कर देगा, क्योंकि वो सेल को क्या कर देता है? खराब कर देता है। ठीक ना? तो ये जो कोशिका झिल्ली होता है ना, ये जो कोशिका झिल्ली होता है, ये अर्धपरागमय होता है। क्या होता है? अर्धपरागमय होता है, यानी कि सेमी परमेबल होता है। ये सेमी परमेबल क्यों होता है? क्योंकि ये पदार्थ को अंदर आने देता है और पदार्थ को क्या करता है? बाहर जाने देता है। ये क्या सभी पदार्थों को अंदर आने देता है और सभी पदार्थों को बाहर जाने देता है? नहीं। इसमें तो यही खास बात है कि ये सभी पदार्थों को बाहर जाने नहीं देगा और सभी पदार्थों को अंदर नहीं जाने देगा। जो आवश्यक है, जो आवश्यक है, यानी कि ये जो कोशिका के लिए आवश्यक है कि ये पदार्थ अंदर जाएगा, वही पदार्थ अंदर जाएगा। और इस कोशिका के लिए आवश्यक है कि इस पदार्थ को बाहर किया जाए, तो वही पदार्थ बाहर आएगा। यानी कि जो आवश्यक है कि जो पदार्थ अंदर जाएगा वही पदार्थ अंदर जाएगा, और जो आवश्यक है कि जो पदार्थ अंदर है उसको बाहर जाना है, तो वही पदार्थ बाहर जाएगा। ऐसा नहीं कि सब पदार्थ को जब मन करेगा तब बाहर आएगा, जब मन करेगा तब अंदर जाएगा। ऐसा नहीं है। जैसे ऑक्सीजन, क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे लिए क्या है? बहुत जरूरी है। हम लोग सांस लिए, हम आप लोग को बताए थे कि ऑक्सीजन को खर्चा कौन करता है? सेल करता है। जब हम लोग सांस लिए तो सांस में तो ऑक्सीजन गया हमारे शरीर में, और ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन लेकर सब सेल को देना स्टार्ट किया। अब ऑक्सीजन अगर अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन को खर्चा कौन करता है? सेल करता है। तो ये क्या करेगा कि ये अंदर लेगा, ऑक्सीजन को क्या करेगा? अंदर लेगा। और जैसे ही ऑक्सीजन को अंदर लेगा और अपना काम करेगा तो कुछ ना कुछ तो अपशिष्ट निकलेगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मान लीजिए। तो ये क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। तो कोशिका झिल्ली होता है ना, ये अर्धपरागमय होता है और ये लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ये सेल वॉल की तरह दृढ़ नहीं होता है, और ये एनिमल सेल में ही पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। लेकिन प्लांट सेल के ऊपर जो एक और लेयर पाया जाता है, जिसे सेल वॉल कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। लेकिन एनिमल सेल में देखिएगा तो कोशिका भित्ति नहीं पाए जाते हैं। एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, एक कोशिका झिल्ली पाया जाता है। जो कोशिका झिल्ली क्या होता है? लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है। जैसे चाहिएगा वैसे क्या कर दीजिएगा, घुमा दीजिएगा। और ये क्या होता है? अर्धपरागमय होता है। अर्धपरागमय आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। यानी कि इससे कुछ पदार्थ अंदर जाते हैं और कुछ पदार्थ क्या होते हैं? बाहर आते हैं। और ये बना क्या चीज का होता है? तो लिपोप्रोटीन का बना होता है।
क्या होता है, लिपोप्रोटीन का बना होता है, और इसका फर्स्ट लेयर और लास्ट लेयर प्रोटीन का होता है, और बीच वाला क्या होता है, वसा का होता है। किसका होता है, वसा का होता है। ये फर्स्ट लेयर प्रोटीन का होता है और ये लास्ट लेयर प्रोटीन का होता है, और ये फैट यानी कि वसा का होता है। यानी कि अगर हम बात करें तो, अगर हम बात करें इसमें, तो आपका ये हो जाता है 30%, 30 एंगस्ट्रॉम मोटा प्रोटीन हो जाता है, सॉरी 30 एंगस्ट्रॉम नहीं, 75 एंगस्ट्रॉम ये क्या है, मोटा है। 75 एंगस्ट्रॉम में 20 एंगस्ट्रॉम ऊपर वाला मोटा होता है, और 20 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, नीचे वाला मोटा होता है। और वसा जो होता है ना, 35 एंगस्ट्रॉम पाया जाता है मोटा। वसा जो होता है 35 एंगस्ट्रॉम पाया जाता है, ठीक ना। तो ये बना है जो कोशिका झिल्ली, ये कितने लेयर में बना है, 3 लेयर इसमें पाए जाते हैं। पहला लेयर प्रोटीन का, सेकेंड लेयर वसा का, और फिर थर्ड लेयर क्या चीज का, प्रोटीन का। क्या चीज का, प्रोटीन का। तो ये लिपिड और प्रोटीन यानी कि वसा और प्रोटीन का बना है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, लिपोप्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, लिपोप्रोटीन कहते हैं। और ये जो कोशिका झिल्ली होता है ना, ये क्या होता है, अर्धपरागमय होता है। क्या होता है, अर्धपरागमय होता है, यानी कि सेमी परमेबल होता है। और ये कुछ आवश्यक पदार्थों को बाहर जाने देता है, और कुछ आवश्यक पदार्थों को अंदर आने भी देता है। और ये कोशिका झिल्ली सभी सेल से क्या करता है, इसको अलग करता है और जोड़ने का भी काम करता है। नहीं तो मान लीजिएगा अगर कोशिका झिल्ली नहीं रहता तो सब सेल एक ही में क्या हो जाता, मिल जाता, तो हम लोग को पता चलता है कि सब सेल एक ही है। लेकिन सेल से अलग करने का काम कौन करता है, कोशिका झिल्ली अलग करता है। प्रत्येक को सेल से क्या करता है, अलग करता है। कौन, कोशिका झिल्ली। कौन अलग करता है, कोशिका झिल्ली, ठीक ना। कोशिका झिल्ली आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं प्रोटोप्लाज्म। हम बताए थे कि प्रोटोप्लाज्म को 2 भाग में बांटते हैं, यानी कि जीव द्रव को 2 भाग में हम लोग बांटा था। एक कोशिका द्रव और दूसरा का केंद्रक या केंद्रक द्रव कह सकते हैं। केंद्रक द्रव यानी कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव को मिलाइएगा तो क्या चीज मिलेगा, जीव द्रव मिलेगा, प्रोटोप्लाज्म मिलेगा। कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव को मिलाइएगा तो क्या चीज मिलेगा, प्रोटोप्लाज्म मिलेगा। ये कोशिका द्रव कोशिका के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है, कोशिका के अंदर पाया जाता है, जो अर्ध तरल पदार्थ होता है। अर्ध तरल मतलब समझ रहे हैं, ये एकदम लिक्विड की तरह यानी कि पानी की तरह फैलेगा भी नहीं। क्या करेगा, पानी की तरह फैलेगा भी नहीं, और ठोस की तरह एकदम एक जगह रहेगा भी। जैसे फेविकॉल देखें आप लोग, फेविकॉल को रखिएगा तो क्या होगा, बहेगा नहीं बहेगा, वो क्या होता है, अर्ध तरल पदार्थ होता है फेविकॉल। और क्या एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे फेविकॉल हो गया, गोंद हो गया, सब क्या है, अर्ध तरल पदार्थ। खिखार हो गया, ये क्या है, अर्ध तरल पदार्थ है। यानी कि ऐसा पदार्थ जो क्या कर सके, पानी की तरफ बह ना सके, एकदम क्या दृढ़ हो। जैसे शहद, यानी कि शहद भी क्या हो जाएगा आपका, अर्ध तरल पदार्थ हो जाएगा। ये अर्ध तरल पदार्थ हमारे कोशिका के लिए, यानी कि कोशिका द्रव हमारे कोशिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोशिका द्रव नहीं रहता तो पूरा सेल हमारा खत्म हो जाता। क्यों खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में एक पाया जाता है सेल लाइसोसोम। क्या पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है हमारे शरीर में। वो लाइसोसोम का काम क्या होता है कि ये कोशिका को मारने का काम करता है, अपघटन करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए अगर हल्ला गुल्ला में कोई किसी को आंख पे चोट लग जाता है तो वहां काला हो जाता है। यहां देखिएगा आंख पे चोट लग जाता है तो क्या हो जाता है, काला हो जाता है। काला हो जाता है यानी कि वो सेल क्या हो गया, डेथ सेल, डेथ कर गया, यानी कि मर गया। क्या हो गया, मर गया। अब केंद्रक आएगा, क्योंकि सबको कंट्रोल कौन करता है, केंद्रक। जब हम आप लोग को सेल थ्योरी पढ़ाए थे तो हम बतलाए थे कि सभी से कार्य को कंट्रोल करता है कौन, केंद्रक।
केंद्रक आएगा और देखेगा कि अरे ये तो डेट कर गया, और वो कंट्रोल करेगा, लाइसोसोम को ऑर्डर देगा कि जाओ तुम एंजाइम छीटो। उस लाइसोसोम के पास एक एंजाइम पाया जाता है जिससे क्या हो जाता है, कोशिका खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, यानी कि हट जाते हैं। तो वो क्या करता है कि अपना एंजाइम छीट के वो क्या करता है, जो खराब कोशिका है उन लोग को खत्म कर देता है। तो जो खराब सेल को मार सकता है तो क्या अच्छे सेल को नहीं मार सकता है? मार सकता है। इसीलिए अगर वो लाइसोसोम अगर फट जाए ना तो हम लोग का पूरा सेल को खा जाएगा, और जब सेल नहीं रहेगा तो ऑर्गन नहीं रहेगा, और ऑर्गन नहीं, टिश्यू नहीं रहेगा, टिश्यू नहीं रहेगा तो ऑर्गन नहीं रहेगा, ऑर्गन नहीं रहेगा तो ऑर्गन सिस्टम नहीं रहेगा, ऑर्गन सिस्टम नहीं रहेगा तो बॉडी नहीं रहेगा, यानी कि हम लोग क्या हो जाएंगे, मृत हो जाएंगे। इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। वही नहीं, मान लो कि माइटोकॉन्ड्रिया भी हमारे शरीर कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। अगर ये जीव द्रव नहीं रहता तो माइटोकॉन्ड्रिया टकरा के खराब हो जाता, तो हम लोग को एटीपी का निर्माण कौन करता? तो भगवान बड़ी होशियार है, क्या भर दिए, कोशिका द्रव भर दिए, क्योंकि सब कोशिकांग क्या हो, टकराए नहीं, सब कोशिकांग टकराए नहीं, ठीक ना। अब ये जीव द्रव आखिरकार हम जो बोल रहे हैं क्या चीज, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव को मिलाते हैं तो क्या होता है, जीव द्रव होता है। जो ये कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव को क्या कहते हैं, कोशिका द्रव। ये सब क्या है, कोशिका द्रव है। जो गोला गोला हम कह रहे हैं क्या है, कोशिकांग है। क्या है, कोशिकांग है। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कहते हैं ऑर्गेनोइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्गेनोइड्स। ऑर्गेनोइड्स क्या करता है, अपने वृद्धि करता है, जनन कर सकता है, शोषण कर सकता है। देखिए तो सेल जनन करता है कि नहीं करता है, शोषण करता है कि नहीं करता है, करता है। लेकिन मेटाप्लास्ट शोषण नहीं करता है। जैसे देखिए मेटाप्लास्ट में कौन आ जाएंगे, प्रोटीन, वसा। कभी शोषण करता है प्रोटीन अपनी संख्या को बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएगा। वसा अपनी संख्या को बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएगा। जनन करेगा, नहीं करेगा। तो जो निर्जीव होते हैं ना वो मेटाप्लास्ट होते हैं, जो सजीव होते हैं ना वो क्या होते हैं, ऑर्गेनोइड्स होते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनोइड्स पढ़ रहे हैं। चलिए, तो यहां तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके ऊपर वाले आवरण को देखेंगे, यानी कि सेल वाल को देखेंगे। देखिए सेल वाल को देखेंगे, और ये सब पढ़ के उसके बाद हम एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या करेंगे, अंतर देखेंगे। पूरा सेल को पढ़ने के बाद हम लोग एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या देखेंगे, अंतर देखेंगे। देखिए आप लोग को जितना पढ़ा रहे हैं ना, ये आप लोग को इससे ज्यादा, इससे बाहर अइबे नहीं करेगा एग्जाम में। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, वीडियो को अच्छा से देखिएगा, तो आप लोग को समझ में आएगा। और आप लोग जब पढ़ रहे हैं ना तो मन लगा के पढ़िए, इधर उधर ध्यान मत भटकाइए, ठीक ना। एक पिता की उम्र पूरा खत्म हो जाते हैं एक बेटा का जिंदगी बनाने में। जो हमारे पापा होते हैं, यानी कि जो हमारे पापा हैं, यानी कि पिता हैं, एक पिता का उम्र पूरा खत्म हो जाता है एक बेटा के कैरियर को बनाने में। और बेटा क्या लिखता है, माई वाइफ इज माई लाइफ। जब सोना को ही जंग लग जाएगा तो फिर लोहा से क्या उम्मीद करें। आइए हम समझते हैं, सेल वाल को समझते हैं। क्या समझते हैं, सेल वाल को समझते हैं, यानी कि कोशिका भित्ति। देखिए हम पढ़ाएं कि ये जो हमारा सेल है उसके ऊपरी आवरण को क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। और ठीक जैसे प्लांट के सेल को देखिए ना, तो ऊपर भी एक और आवरण पाया जाता है जिसे सेल वाल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल वाल। सेल वाल यानी कि कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, सेल वाल। ये कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। क्या होता है, सेलुलोज का बना होता है। जो कोशिका भित्ति देखिएगा ना, ये क्या चीज का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। जैसे हमारा कोशिका झिल्ली लिपोप्रोटीन का बना था, ठीक उसी तरह कोशिका भित्ति क्या चीज का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। ये कोशिका भित्ति
प्लांट सेल में पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि प्लांट सेल में पाया जाता है, कुछ बैक्टीरिया में भी पाया जाता है, तो वो अलग सेलुलोज का बना होता है, वो हम आपको आगे बताएंगे। तो ये जो कोशिका भित्ति होता है ना, केवल प्लांट में सेल में पाया जाता है, और ये बड़े दृढ़ होता है, यानी कि मजबूत होता है, कठोर होता है, कठोर होता है, हार्ड होता है। देखिएगा, पेड़ का रक्षा करता है कौन? सेलुलोज। अगर सेलुलोज नहीं होता है ना, तो पेड़ पौधे जो होते हैं ना, प्लांट जो होते हैं ना, आज और नहीं होते। एकदम से प्लांट क्या हो गया रहता, और नहीं रहता। क्योंकि देखिए, कोई भी इंसान, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि कुछ काम करते रहेंगे और कुछ पेड़ रहेगा तो ऐसे मारते रहेंगे लात से, ऐसे बात कर रहे हैं फोन से और ऐसे ऐसे लात से मारते रहते हैं। लेकिन फिर देखिएगा, अगर वो लात से मारते मारते एकदम टूटने वाला हो जाता है, लग जाता है, लेकिन टूटता नहीं है, तो उसको बचाता कौन है? सेल वाल। हम लोग जैसे जैसे शहर के बच्चे तो क्या करते हैं, आके ब्रश से मुंह धो लेते हैं, ब्रश कर लेते हैं, लेकिन हम लोग को मुंह धोने के लिए क्या करते हैं? दतवन तुरते हैं। दतवन से, यानी कि प्लांट का जो डाली उली होता है ना, पौधा का डाली उली होता है, उसके हम लोग जैसे बबूल, नीम, उसके डाली से हम लोग क्या करते हैं? मुंह धोते हैं। अगर ये सेल वाल मजबूत नहीं होता तो हम लोग का मुंह जितना बड़ा होता है उतना बड़ा हम लोग डाली तुर के ब्रश करते हैं, मुंह धोते हैं। लेकिन सेल वाल की वजह से हम लोग क्या करते हैं? पतला देखते हैं कि नहीं, पतला को तुरो और उससे क्या करो? मुंह धो। तो ये सेल वाल होता है जो कठोर होता है और पौधा को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। और सुरक्षा प्रदान करता है और पौधा को क्या करता है? एक आकृति भी प्रदान करता है। कौन? सेल वाल। सेल वाल का यही काम नहीं है। सेल वाल जो कोशिका के अंदर के जो कोशिका होते हैं ना, ये तो बाहरी आवरण होगा, कोशिका को सूखने से भी बचाता है। कौन? सेल वाल। सेल वाल क्या चीज का बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, आपको एग्जाम में ही पूछता है कि सेल वाल बना क्या चीज का होता है, तो सेल वाल सेलुलोज का बना होता है। कहते हैं कि कैसा होता है? तो दृढ़ समझ रहे हैं, कठोर होता है। क्या होता है? कठोर होता है। बना क्या चीज का होता है? सेलुलोज का बना होता है, और ये क्या होता है? कठोर होता है। ये क्या करता है? एक आकृतिक प्रदान करता है और कोशिका झिल्ली को क्या करता है? सूखने से बचाता है। और ये किस में पाया जाता है? प्लांट में पाया जाता है। क्या एनिमल में सेल वाल पाया जाता है? एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है सेल वाल। एनिमल सेल में सेल वाल पाया ही नहीं जाता है, ठीक ना। ये पाया जाएगा केवल प्लांट सेल में। किसमें पाया जाएगा? प्लांट सेल में पाया जाएगा, ठीक ना। तो आप लोगों को सेल वाल समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कोशिकांग पे आ जाते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइड्स के अंदर जितने कोशिकांग पाए जाते हैं उसके ऊपर हम लोग आते हैं। और पहला कोशिकांग हम लोग देखते हैं। पहला कोशिकांग ER, ये शॉर्ट नाम है। इसे फुल फॉर्म कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखिए ये क्या है? सेल है, कोशिका है। ये कोशिका के अंदर केंद्रक, कोशिका के अंदर केंद्रक। और देखिएगा ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो ऐसे ऐसे फैला रहता है। क्या रहता है? ऐसे ऐसे क्या रहता है? फैला रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिका के अंदर एकदम ऐसे ही फैला रहता है। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जाली के समान, यानी कि एक पाइप के समान। जो पाइप देखते हैं ना, पाइप को ऐसे एसी में देखिएगा, पाइप को ऐसे ऐसे पूरा घुमाया रहता है एसी में, ठीक उसी समान ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रदवीय जालिका इसे कहते हैं हिंदी में, अंतःप्रदवीय जालिका। ये अंदर पूरा कोशिका के अंदर क्या रहता है? फैला रहता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रदवीय जालिका, इसे हिंदी में कहते हैं अंतःप्रदवीय जालिका, और शॉर्ट में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक ना। इसे इंग्लिश में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसे शॉर्ट में कहते हैं ER, और इसे हिंदी में कहते हैं अंतःप्रदवीय जालिका।
प्रदव्य जालिका, अंतःप्रदव्य जालिका, ये पूरा कोशिका में एक जाल के समान क्या रहता है, फैला रहता है। क्या रहता है, एक जाल के समान ये क्या रहता है, फैला रहता है पूरा कोशिका के अंदर। जो अंतःप्रदव्य जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, ये पूरा कोशिका के अंदर फैला रहता है। अंतःप्रदव्य जालिका पूरा कोशिका के अंदर क्या होता है, फैला रहता है। और ये क्या करता है, कोशिका को पचकने से बचाता है। जैसे हम लोग को पचकने से बचाता है कौन, हड्डी, यानी कि मांस को हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, कंकाल हो जाएगा। तो कंकाल क्या करता है, हमारे मांस को एक जगह होने से यानी कि पचकने से, सटने से क्या करता है, बचाता है। उसी तरह ये क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका को पचकने से बचाता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, कोशिका का कंकाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का कंकाल कहते हैं। एक तरह से हम हड्डी भी कह सकते हैं, यानी कि कोशिका का हड्डी कौन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि कोशिका को पचकने से क्या करता है, बचाता है। हम लोग का अगर हड्डी नहीं रहेगा तो हम लोग भी तो पचक जाएंगे ना, हम लोग भी तो पूरा मांस क्या हो जाएगा, एक जगह हो जाएगा। तो हम लोग को पचकने से कौन बचाता है, जो हड्डी बचाता है, यानी कि कंकाल बचाता है। उसी तरह ये भी तो कोशिका को क्या कर रहा है, पचकने से बचा रहा है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, कंकाल, कोशिका का कंकाल कहते हैं। अंतःप्रदव्य जालिका को कोशिका का कंकाल कहते हैं। देखिएगा अंतःप्रदव्य जालिका देखिएगा ना, तो कुछ ऐसे 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 क्या रहते हैं, खुदरादार रहते हैं। ये खुदरादार क्या है, राइबोसोम है। क्या है, राइबोसोम है। ये क्या है, राइबोसोम, राइबोसोम पाया जाता है। जो कुछ अंतःप्रदव्य जालिका पर देखिएगा ना, तो राइबोसोम पाया जाता है, जिसे खुदरादार कहते हैं। तो इसे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, अंतःप्रदव्य जालिका, ये दो प्रकार के होता है। एक रफ ईआर और एक होता है स्मूथ ईआर। एक होता है रफ ईआर और एक होता है स्मूथ ईआर। रफ ईआर क्यों बन जाता है, क्योंकि देखिएगा एक के ऊपर क्या होता है, राइबोसोम होता है, खुदरादार होता है, उसे क्या कहते हैं, रफ कहते हैं। यानी कि क्या करते हैं हम लोग, रफ कहते हैं। जिसपे कुछ नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, स्मूथ कहते हैं। यानी कि ये वाला क्या रहेगा, जहां पे राइबोसोम पाया जाएगा उसे रफ कहेंगे, जहां पे राइबोसोम नहीं पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे, स्मूथ कहेंगे। क्या कहेंगे, स्मूथ कहेंगे, ठीक ना। यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि खुदरादार अंतःप्रदव्य जालिका, और एक होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि चिकना अंतःप्रदव्य जालिका। रफ काना को कहेंगे तो जाना एंडोप्लाज्मिक पे अगर राइबोसोम उपस्थित होगा उसे क्या कहेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहां पर राइबोसोम उपस्थित नहीं होगा उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब आइए, ये जो राइबोसोम होता है ना, ये प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। जो राइबोसोम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ये जो राइबोसोम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। अब आप कहिएगा कि सर ये संश्लेषण वर्ड तो हमको समझ में नहीं है, मेरे बस का तो है नहीं संश्लेषण वर्ड, हमको समझाइए एक बार कि संश्लेषण वर्ड क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण कैसे करता है। हम मान कैसे ले कि प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। जैसे कि हम लोग कोई भी चीज खाते हैं, जैसे दाल खाते हैं तो हम लोग प्रोटीन खाते हैं, दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन, सोयाबीन में भी सबसे और ज्यादा प्रोटीन। तो हम लोग तो प्रोटीन खाते ही हैं, लेकिन ये फिर क्या करता है, क्या प्रोटीन संश्लेषण कैसे करता है। तो जो प्रोटीन हम लोग खाते हैं ना, वो हमारे शरीर को डायरेक्ट वो प्रोटीन नहीं चाहिए, हमारे शरीर को अलग फॉर्म में प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन चाहिए लेकिन अलग फॉर्म में चाहिए, और उसी प्रोटीन को यानी कि जो हम खाए हैं उसी प्रोटीन को तोड़ के जो शरीर को जिस फॉर्म में प्रोटीन चाहिए उसका निर्माण कौन करता है, राइबोसोम करता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, संश्लेषण करना। यानी कि जो प्रोटीन है हम लोग खाते हैं
उस प्रोटीन को तोड़ के यानी कि नया प्रोटीन को बनाने का काम ही क्या कहलाता है? संश्लेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? संश्लेषण कहलाता है। यानी कि जो रफ होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, यानी कि प्रोटीन का क्या करता है? निर्माण करता है। अब बात आता है कि सर स्मूथ क्या करता होगा? तो स्मूथ यानी कि चिकना क्या चीज होता है? वसा, फैट, वसा। वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करता है कौन? स्मूथ। क्या चीज का? वसा और कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का कौन संश्लेषण करता है? स्मूथ। यानी कि जिस पे राइबोसोम रहेगा वो प्रोटीन का संश्लेषण करेगा, जिस पे राइबोसोम नहीं रहेगा वो वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करेगा। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। वसा बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो रक्त नलिका के व्यास को क्या करता है? कम कर देता है, जिससे हमारे ब्लड की चाल बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं। हमारे हार्ट अटैक की समस्या, ब्लड प्रेशर की समस्या किसके वजह से होते हैं? कोलेस्ट्रॉल और वसा के वजह से। वसा बढ़ जाता है यानी कि फैट बढ़ जाना है, यानी कि चर्बी को बढ़ जाना। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, ये क्या चीज का निर्माण करता है? वसा का निर्माण संश्लेषण करता है और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करता है। इसका यही नहीं है, इसका कार्य है क्या? कोशिका का परिवहन करना। मुख्य रूप से प्रोटीन का यह क्या करता है? परिवहन करता है पूरा कोशिका के अंदर, क्योंकि एक नाली के समान ये क्या रहता है? पूरा फैला रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए तो एक पाइप के समान ये तो फैला है कि नहीं फैला है? तो ये एक सिरा से दूसरे सिरा पर परिवहन का काम करता है, यानी कि ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है। वो भी क्या चीज का? तो प्रोटीन का। क्योंकि ये किसका संश्लेषण ज्यादा से ज्यादा करता है? तो किसका करता है? तो प्रोटीन का करता है। एक तरह से हम वसा और कोलेस्ट्रॉल का भी कह सकते हैं। तो ये परिवहन का भी काम करता है। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, आप लोग को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ में आया होगा। आज भर के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।